नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। देखो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक क्रियाकलापों को द्वितीयक क्यों कहते हैं। देखो हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है। तो वो सारे काम जो कि हम नेचर में चेंज कर कर करते हैं, यानी नेचुरल चीज़ों को हम जब प्रोसेस कर देते हैं तो वो सारे काम कहलाते हैं हमारी द्वितीयक क्रियाएं। मेनली इसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं, क्योंकि ऐसे काम सारे के सारे उद्योगों में ही होते हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी द्वितीयक हैं। अब देखो, प्राथमिक कार्यकलाप कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। पहली लाइन वही है कि जब प्राइमरी एक्टिविटी होती है, प्राथमिक कार्यकलाप होते हैं, उनमें हम मेनली रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। द्वितीय कार्यकलाप व निर्माण उद्योग इन वस्तुओं का प्रयोग करके इनका रूप तथा मूल्य बदलते हैं। द्वितीयक वाले जो हैं, फर्स्ट वाले क्या करते हैं, एज इट इज़ यूज़ करते हैं, और द्वितीयक वाले क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं, इनका रूप बदल देते हैं और इसका मूल्य बदल देते हैं। जैसे कि गेहूं से ब्रेड बना देना, इन्होंने क्या किया, प्राथमिक चीज़ को दूसरा रूप दे दिया, इसीलिए क्या कहते हैं, इन्हें द्वितीय कार्यकलाप कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब देख लो अगला क्वेश्चन, आधारभूत उद्योगों तथा उपभोग वस्तु निर्माण उद्योगों के दो दो उदाहरण दें। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, जो कि बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि जो कंपनी लोहा बनाती है, मान लो टिस्को का एग्जांपल ले लो आप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, तो वो क्या करती है, लोहा बनाती है, तो वो आधारभूत उद्योग है। ठीक है, और उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, उपभोग का मतलब होता है आप जब किसी चीज़ को यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, तो कंज्यूमर बेस्ड होते हैं, उपभोक्ता आधारित। जैसे कि आप मान लो दुकान पे जाते हो सामान लेने, तो वहाँ पे आप जो सामान लेकर आते हो वो उपभोक्ता आधारित उद्योगों में बना है, क्योंकि आप हो उपभोक्ता, आपने वो सामान वहाँ से लिया। अगर मान लो आप कोलगेट खरीद कर लाए हो, तो कोलगेट क्या है, उपभोक्ता आधारित उद्योग है एक। समझ गए। तो दो टाइप के उद्योग है, आधारभूत और उपभोग वस्तु निर्माण। लोहा इस्पात यानी कि आयरन एंड स्टील, तांबा उद्योग आधारभूत उद्योग, यानी हैवी मेटल जो होते हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आधारभूत उद्योग हैं, वो हैवी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। जबकि चाय, साबुन उपभोग वस्तु निर्माण उद्योग है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, चाय, चीनी, साबुन, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी उपभोक्ता आधारित है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो, वो भी तो क्या है, उपभोक्ता आधारित है। आप जिन भी चीज़ों को खरीदने जाते हो ना, वो उपभोग आधारित होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ का उपभोग कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। अभी हमें पता चला कि आधारभूत उद्योग में लोहा इस्पात होता है। देखो आधारभूत का मतलब ये होता है कि वो किसी और से रॉ मटेरियल नहीं लेते, वो जो मेन रॉ मटेरियल है उसका ही वो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई लोहे से स्टील बना रहा है तो वो क्या है, आधारभूत उद्योग है, वो किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंड नहीं है, वो मेन जो रॉ मटेरियल है उसी को डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो सारी इंडस्ट्रीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखो, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स करना, फिर आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे। लोहा इस्पात उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, यानी कि जो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसके ऊपर दूसरे उद्योग टिके हुए हैं, ये आधार है, ये बेस है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कार बनाने की इंडस्ट्री है, अगर कोई कार बनाने की फैक्ट्री है, मान लो महिंद्रा है, तो महिंद्रा की जो कार बन रही है वो लोहा लेकर आती होगी कहीं से, तो जहाँ से वो लोहा लेकर आती है उस उद्योग के ऊपर ही तो महिंद्रा कंपनी टिकी हुई है। अगर उसने लोहा और स्टील देना बंद कर दिया तो महिंद्रा कैसे कार बनाएगी। तो आधारभूत उद्योग होते हैं ये हैवी वाले, लोहे वाले, स्टील वाले। ठीक है, क्योंकि इनके बेस पर दूसरी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, पर इनके प्रोसेस होने की वजह से ही दूसरी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। तो यही कह रहे हैं पहली लाइन में, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी का आधार है ये उद्योग, बेस है, इसीलिए इन्हें कहते हैं आधारभूत उद्योग, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा कठोरता, प्रबलता तथा सस्ता होने के कारण अन्य धातुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी हैवी मेटल होते हैं सारे के सारे आधारभूत उद्योग में आते हैं, पर लोहा मेनली इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि ये हमें बड़ी मात्रा में मिल जाता है, इसीलिए इसका जो रेट है वो थोड़ा कम है। इससे मशीनें, परिवहन साधन, कृषि उपकरण, सैनिक अस्त्र शस्त्र आदि बनाए जाते हैं, और हमारी सारी चीज़ें लोहे की बनती हैं, चाहे उसमें मशीन हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कोई औजार हो, चाहे कोई भी हथियार हो, हर चीज़ हम किस चीज़ की बनाते हैं, लोहे की बनाते हैं, क्योंकि लोहा बहुत हैवी मेटल भी है, बहुत ही स्ट्रोंग है, उसके साथ साथ सस्ता भी है और मेटल से। जैसे आप सोने को देखो, तांबे को देखो, इनसे सस्ता भी है और बहुत मजबूत भी होता है, इसीलिए हर जगह पे लोहे का यूज़ होता है, इसीलिए लोहा इस्पात क्या हो गया,
आधारभूत उद्योग हो गए, इनके बेस पर ही दूसरी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। वर्तमान युग को इस्पात युग भी कहा जाता है। मॉडर्न टाइम पे हर चीज़ ही लोहे और स्टील की बनती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इस्पात युग। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिस भी टाइप के आपके बन सकते हैं। देखो, इसमें आप सीरियल मत देखना कि ये फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ था, फोर्थ लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग अलग जगह से कंपाइल किए हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है। तो बस आप वीडियो को देखो, सीरियल नंबर मत ढूंढना, कभी 1 2 3 ऐसे ढूंढो, ये अलग अलग जगह से कंपाइल किए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप जो 8th क्वेश्चन लिखा है, इसको देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। प्रौद्योगिक ध्रुव से क्या अभिप्राय है? प्रौद्योगिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल हब क्या होते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो, जैसे आपने दिल्ली के आसपास देखा होगा, गुरुग्राम वाला एरिया, वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई हैं, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और बहुत सारे एरिया टेक्नोलॉजी हब के रूप में डिवेलप करे गए हैं, ठीक है, जिन्हें कि क्या बोलते हैं, साइंस पार्क या साइंस सिटी, ठीक है, या साइंस हब या टेक्नोलॉजिकल हब, इस तरीके के नामों से वो जाने जाते हैं। वहाँ पे विदेशों से भी, भारत की भी बहुत सारी कंपनियां लगती हैं, जो कि इंटरनेट वगैरह, ठीक है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन फील्ड में काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल एरिया को जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हो, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हो टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसी एरिया को बोलते हैं हम प्रौद्योगिक ध्रुव। अब इसमें देखो क्या लिखा है, विज्ञान पार्क, ठीक है, यानी कि एक विज्ञान पार्क, मतलब पार्क का मतलब घूमने वाला पार्क नहीं है, ये साइंस पार्क है, ये जहाँ पे साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हों। विज्ञान नगर, ठीक है, पूरा मतलब साइंस से जुड़ी हुई सिटी बनाना, पूरी उस एरिया को डेवलप करना, तथा अन्य उच्च तकनीकी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को प्रौद्योगिक ध्रुव कहते हैं, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स बनाना, वो क्या है, प्रौद्योगिक ध्रुव है वो। यानी कि जब एक एरिया पे बड़े लेवल पे हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज सेटअप हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाता है। जैसे कि दिल्ली के आसपास गुड़गांव भी एक टेक्नोलॉजिकल हब है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नया रुहुर भूदृश्य कैसे विकसित हुआ? देखो, जर्मनी में जो रुहुर घाटी थी, वो पहले आधारभूत उद्योगों पर डिपेंड थी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ लोहा, स्टील, ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। वैसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो उपभोक्ता आधारित होती। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि आधारभूत उद्योग तो वो होते हैं जो बड़े लेवल पे हैवी मटेरियल तैयार करते हैं, और उपभोक्ता आधारित उद्योग वो होते हैं जिनसे कि हम जाकर चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पे लोहा बन रहा है सिर्फ, तो वो आधारभूत उद्योग है, और जहाँ पर उस लोहे का यूज़ करके कार बन रही है, तो वो वाली फैक्ट्री जो है वो क्या है, उपभोक्ता आधारित है। यही कह रहे हैं नया रुहुर, यानी कि पुराना रुहुर तो क्या था, जो सिर्फ आधारभूत उद्योगों पर टिका हुआ था। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो आपको ये बात बताई थी ना कि आजकल रुहुर एरिया में नई नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रही हैं, सिर्फ आधारभूत उद्योग नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ओपेल कार का मैंने एग्जांपल दिया था कि ओपेल एक कार की कंपनी है, जो कि क्या करती है, रुहुर एरिया में है, और वो कार बनाती है, तो वो उपभोक्ता आधारित उद्योग है। तो रुहुर में क्या हो रहा है, आजकल सिर्फ आधारभूत उद्योग नहीं रह गए हैं, आजकल उपभोक्ता आधारित उद्योग भी लग रहे हैं। इसी बात का मतलब है नया रुहुर, यानी कि रुहुर में नई टाइप की इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना होता, सिंपली थोड़े से समझा करो चीज़ों को। बस आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको रुहुर एरिया पढ़ा रखा है पूरा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिख के पूछ लिया, नया रुहुर भूदृश्य कैसे विकसित हुआ। तो थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, यानी पूछ रहे हैं कि नई चीज़ रुहुर में क्या आ गई, तो आप सिंपली बस ये बता देना कि वहाँ पे अब क्या है, नई नई चीज़ें सेटअप होने लगी, जैसे कि ओपेल कार कंपनी सेटअप हो गई। नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक यंत्र आदि पर नया रुहुर भूदृश्य आधारित है। शहर नहीं है, रुहुर है यहाँ पे। तो नया रुहुर एरिया बन गया है किस चीज़ पर, बड़े बड़े कार की फैक्ट्रीज लगने से, नई नई केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से, नई नई मशीनरी की वजह से नई नई इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप हो रही है, और नया भूदृश्य यानी कि नई टाइप की इंडस्ट्री सेटअप होने लगी है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, ठीक है, यहाँ से अब ट्रेड भी होने लगा है, जिससे नया रुहुर भूदृश्य विकसित हो रहा है। सिंपली आपको यही बात बतानी है कि नई टाइप की इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इसीलिए यहाँ पे नया भूदृश्य विकसित हो रहा है, ठीक है। और अगर आपसे लॉन्ग में पूछते यही क्वेश्चन, तो आप पहले रुहुर के बारे में बताते कि रुहुर कहाँ पे है, कैसे है, वहाँ पे किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ है, वो सारी बात आप बताते जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये आपसे 2 नंबर में सिर्फ पूछा गया था, तो हमने इसका शॉर्ट में आंसर कर दिया है कि यहाँ पे नए नए फैक्ट्रीज लग रही हैं, जैसे कि ओपेल कार बनाने की इंडस्ट्री, ठीक है, नई नई केमिकल इंडस्ट्री लग रही है, जिनसे कि नया ही शहर उभर कर आया है हमारे सामने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट करो।
बिल्कुल सिंपल बात है, हमने यही पढ़ी थी मेन बात तो, कि जब हम प्राथमिक चीज़ का रूप बदल देते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही काम तो होता है इंडस्ट्रीज़ का। अब कपास से अगर कपड़ा बन रहा है तो क्या कर दिया, कपास का रूप चेंज कर दिया, ठीक है, उसका यूज़ चेंज हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया। तो इंडस्ट्रीज़ का यही मेन काम है और यही हमें बताना है इसमें। हमें मेनली एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगर हमें एग्जाम्पल पता तो हम अब सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखकर अच्छे-अच्छे अगर एग्जाम्पल देंगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि अब जैसा बुक में लिखा हुआ है ऐसा ही लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, पर आपके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, हेडिंग्स ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये आप एज़ इट इज़ याद किया करो, बाकी आप सारा अपने हिसाब से लिख दिया करो। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर देती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ा देती हैं। जो भी नेचर में हमें चीज़ें मिलती हैं उसका रूप बदलकर, उसकी शेप चेंज कर कर, उसका साइज चेंज कर कर, जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलती है उस सारी चीज़ को ये बदलकर उसे क्या बना देती हैं, मूल्यवान बना देती हैं। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यह बात सत्य है। यानी खेत से जो चीज़ मिले, हमें जंगल से जो चीज़ मिले, जो हमें खान होती है उनसे चीज़ मिले, समुद्र से मिले, कुछ भी मिले, हम हर एक चीज़ से क्या कर देते हैं, प्रोसेसिंग करके उसका रूप बदल देते हैं। जैसे कि समुद्र के पानी को हम नमक बना देते हैं तो उसका मूल्य बदल गया ना। जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है खानों से उसका हम रूप बदल देते हैं। जैसे कि हमें मान लो सोना मिला है तो सोने की हम अंगूठी, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। जंगल से हमें पेड़ पौधे मिलते हैं उसका हम फर्नीचर बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को बदल रहे हैं। खेतों से हमें अनाज मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, उनका भी हम रूप बदल देते हैं। जैसे कि हम गेहूं को ब्रेड बना देते हैं, पेठा एक सब्जी है, उस पेठे से हमने मिठाई बना दी। तो ऐसे ही हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटी कही जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनती है और उनका काम होता है प्राथमिक चीज़ को सेकेंडरी में बदल देना। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, द्वितीय क्रिया में क्या क्या आता है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करना, ठीक है, और चीज़ को बार बार मैन्युफैक्चर करना, ये चीज़ें आती हैं सारी की सारी द्वितीय क्रियाएं में। एग्जाम्पल देने अब आपको, पहला एग्जाम्पल वही दिया है कपास का। कपास का सीमित उपयोग है परंतु तंतु में परिवर्तन होने के बाद यह एक अधिक मूल्यवान हो जाता है। यानी कि उसके जो फाइबर होते हैं उनको जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं, उसका धागा बन जाता है जिससे कि उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। सिंपल से हम सभी को पता है कि कपास से हम क्या बना देते हैं, फिर कपड़े बना देते हैं। दूसरा, खदानों से प्राप्त लोह। लोह मतलब कि आयरन। अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। देखो, लोहा जैसा आप देखते हो वैसा नहीं होता, बिल्कुल पिघले हुए रूप में हमें लावे की फॉर्म में मिलता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें डालकर उसे प्योर करना पड़ता है, तब जाकर लोहा बनता है। जो ओरिजिनल मटेरियल होता है लोहे का, ठीक है, जो कि जैसा आप लोहा देखते हो वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है वो, तो उसको बोलते हैं हम अयस्क, इंग्लिश में आयरन ओर, यानी कि बेसिक मटेरियल जो है लोहे का। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर जाकर लोहा बनता है। फिर लोहे में भी और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर उसका स्टील बनाया जाता है। इन वर्ड को आप समझ लो अच्छे से। अयस्क का मतलब है लोहे की भी कच्चे वाली फॉर्म, ठीक है, और लोहे का मतलब तो आप सभी को पता है लोहा है, और लोहे को जब बदल दें तो स्टील बनता है और स्टील को ही बोलते हैं इस्पात। तो अयस्क का मतलब है जो कच्चा माल है लोहे और स्टील का, ठीक है, और लोहा तो लोहा है और इस्पात का मतलब स्टील है। तो लोहा और इस्पात जो है उसका रूप बदल दिया जाता है, कैसे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर, और ये सारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो लोहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और लोहे को भी जब प्रोसेस कर देते हैं, उसका स्टील बना देते हैं, तो उससे उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। देखा होगा ना आपने, लोहे से महंगा होता है स्टील। और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। और आप सभी को पता है लोहे और स्टील का यूज़ तो मशीन, औजार, हर चीज़ में होता है आज के टाइम पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण की क्या विशेषताएं हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इंडस्ट्रीज की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब ये पूछते थोड़े से अलग तरीके से हैं, आपको ये क्वेश्चन अलग लग सकते हैं। आपको लगा होगा आधुनिक निर्माण का मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं, निर्माण का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम पे, यानी मॉडर्न टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या क्या फीचर हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज़। तो यहाँ पे सिंपली आपसे ऐसे पूछा गया है कि जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनके क्या फीचर होते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती है। सेकंड, अत्यधिक विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब है स्पेशलाइज्ड होना किसी चीज़ में। जैसे महिंद्रा अगर कार बनाने की कंपनी है तो वो स्पेशल कार ही बनाती है, वो उस चीज़ की क्या है, स्पेशलाइज्ड है। तो विशिष्टीकरण का मतलब है स्पेशलाइज्ड होना।
एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। लेबर को इस तरीके से डिवाइड करना, नई नई मशीनों का यूज़ करना, जिससे कि क्या हो, लागत बहुत कम आए और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। ये एक मेन फीचर है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का। तीसरा है अधिक पूंजी, यानी पैसा बहुत लगता है, हैवी हैवी मशीन्स लगानी है, कितना मटेरियल आएगा, हर चीज़ में क्या लगता है, पैसा बहुत लगता है, अधिक पूंजी चाहिए। फोर्थ है बड़े संगठन, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तब जाके इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज मैनेज हो पाती हैं। फिफ्थ है प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए, सीईओ चाहिए, पता नहीं कितने सारे वर्कर चाहिए, तो पूरा एक ऑफिस की तरह हमें चाहिए कंपनी, तब जाके वो कंपनी मैनेज हो पाती है। तो प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी चाहिए आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए और उन्हें संभालने के लिए। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको और भी बताए थे जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, वही पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, वही चीज़ें आपसे पूछी जानी है, कैसे भी पूछे, घुमा फिरा कर बातें वही रहनी है जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। देखो ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और मैंने आपको जब इंडस्ट्रीज पढ़ाई तो आपको बताया था ना कि परंपरागत उद्योग कौन से होते हैं। देखो वे उद्योग जो कि रॉ मटेरियल तैयार करते हैं मेनली, जो कि पहले के टाइम पे होते थे, जैसे कि धातु को पिघलाना, ठीक है, कोई केमिकल इंडस्ट्री होना, यानी कि मेनली जो पुराने टाइप के उद्योग है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पे काम करते हैं, लोहे बनाने का, स्टील बनाने का, किसी भी मेटल को बनाने का। तो उनमें क्या होता है, बहुत बड़ी लेवल पे प्रोसेसिंग होती है चीज़ों की, प्योरीफाई किया जाता है, तो उसमें क्या है, बहुत हैवी तरीके से काम होता है और हैवी मटेरियल तैयार होते हैं। इसीलिए इन्हें हैवी इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं और धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़े लेवल पे जो है धुआं निकलता है इन उद्योगों से। तो परंपरागत उद्योग क्या होते हैं, जो कि यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज होती है, जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, यानी कि जहाँ पे कोयले की खान हो उसके आसपास इस टाइप की इंडस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े लेवल पे कोयला चाहिए किसी धातु को पिघलाने के लिए। पहला एग्जाम्पल आ गया हमारा कोयले की खानों के पास धातु पिघलाने वाली इंडस्ट्री। उसके बाद है भारी इंजीनियरिंग, यानी जो वहाँ पे हैवी हैवी मशीन बनती हैं, जैसे लोहे की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो वो सारी कहाँ पे बनती है, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। रसायन निर्माण, बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल्स, रसायन बनाए जाते हैं। वस्त्र उत्पादन, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे कपड़े बनाए जाते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल में आती है, परंपरागत में आती हैं। और मॉडर्न कौन कौन सी है, जैसे कि आप देखते हो आज गूगल कंपनी है, वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, पर फिर भी आज वो एक कंपनी है ना, क्योंकि वो आज अलग फील्ड में काम कर रही है, वो मार्केटिंग के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में, इस फील्ड में वो काम कर रही है। अगर आप टिस्को कंपनी का एग्जांपल लो, तो टिस्को क्या है, वो परंपरागत उद्योग है, वो वहाँ पे लोहा बनाते हैं, हैवी मशीनरी बनाते हैं, ठीक है, मेटल वाली चीज़ें बनाते हैं सारी, तो आयरन और स्टील ये चीज़ें बनती है वहाँ पे। तो जब इस टाइप की चीज़ें बने तो वो परंपरागत उद्योग है, यानी पुराने टाइप का उद्योग है। और जब नई टाइप की चीज़ें हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, ठीक है, लाइट मशीन्स की बात हो, हैवी चीज़ों की बात ना हो, ठीक है, वो सारी क्या है, वो सारी की सारी नई टाइप के उद्योग हैं, वो ट्रेडिशनल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा था, परंपरागत बताने थे हमें। आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है कि इसमें उद्योग कौन कौन से हैं। धातु पिघलाने वाले उद्योग हैं, भारी इंजीनियरिंग के उद्योग हैं, रसायन निर्माण के उद्योग हैं और वस्त्र निर्माण के उद्योग हैं। ये चारों एग्जाम्पल आप याद रख लेना। उसके बाद देखो क्या लाइन लिखी है, इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। इस लाइन को भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि बताओ भाई पुराने उद्योग की क्या विशेषता है, तो आपको यही बातें बताने कि उसमें ये उद्योग शामिल है और इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश के निम्न पहचान बिंदु है। आगे कुछ फीचर दिए गए हैं इन उद्योगों के। पहला पॉइंट है इसमें, निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, यानी यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अब जहाँ पे लोहा बन रहा है, स्टील बन रहा है, वहाँ पे कितने बड़े लेवल पे वर्कर लगे होते हैं। दूसरा देखो, उच्च गृह घनत्व, जिसमें हर नहीं घर आएगा यहाँ पे, उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। अब जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं उसके आसपास लोग जो मजदूर हैं उनको बसाया जाता है, तो उनकी झुग्गी झोपड़ी टाइप पूरा एरिया होता है, वो वहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं होते ज़्यादा। ऐसे एरिया में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर के काम करने के लिए लोग बहुत आते हैं। घरों का घनत्व उच्च होता है, यानी कि बहुत पास पास घर होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों की तरह बिल्कुल, ठीक है, और कोई फैसिलिटी नहीं होती।
तीसरी बात, वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। जहाँ पे इतना हैवी मटेरियल तैयार होता हो वहाँ पे पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं रहता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ का। फोर्थ देखो, बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने के कारण, कारखाने बंद होने के कारण पर्याप्त भूमि का क्षेत्र, यानी कि अगर इन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जितने भी लोग इस पर बेस थे, जो भी लेबर थी, जो भी वर्कर थे, जो भी काम करने वाले लोग थे वहाँ पे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत बार उन्हें वो एरिया छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। कई बार कारखाने बंद हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ मेन बातें हैं इन इंडस्ट्रीज़ की। ये सारे परंपरागत उद्योगों की बातें हैं कि वहीं पर लोग रहते हैं। आजकल जो आधुनिक उद्योग है वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप आजकल देखते हो कि गुरुग्राम जैसे एरिया में नई नई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना जॉब करते हैं, फिर अपने घरों में चले जाते हैं, ठीक है। पर इन इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्री शहर से दूर लगाई जाती हैं, उस एरिया में लगाई जाती हैं जहाँ पर वो रॉ मटेरियल मिलता हो। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस टाइप की लगी हुई है जहाँ से लोहा निकलता है। अब जहाँ पे लोहा नेचुरली निकलता है वहीं पे तो इंडस्ट्री लगाएंगे, कहीं और थोड़ी लगा सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे लगाई गई और वहीं पर लोगों को रहना पड़ता है। जैसे अगर आपने KGF मूवी देखी होगी, तो KGF में क्या था, वो सोना निकालने का काम होता था वहाँ से, ठीक है, और कोयला भी निकलता था। उस एरिया के जो वर्कर थे वो सारे वहीं पे रहते थे ना, उन्हीं झुग्गियों में। तो वही बातें कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम। KGF मूवी याद कर लेना और सोच लेना, वही सिचुएशन होती है कि पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पे। देखा था ना मजदूरों की क्या हालत थी, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री के पास ही लोगों को रहना पड़ता है। मजदूर अपना घर बार सब वही बसा लेते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके। तो ये सारी कुछ कमियाँ हैं जो कि हैवी उद्योगों में हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा है तथा क्यों? आपको किसी वर्ड का मतलब ना पता हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो क्वेश्चन को देख के। बिल्कुल सिंपली उस वर्ड को ही हटा दो और फिर पढ़ लो क्वेश्चन को। अगर वर्ड का मतलब ही नहीं पता तब भी आप सेंस निकाल सकते हो। जैसे इसमें आपको संकुल वर्ड देख के आप कंफ्यूज मत हो ना कि भाई क्या संकुल। अब आपसे ये कह रहे हैं सिंपली कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक कौन सा है तथा क्यों। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे किसी एरिया की बात हो रही है। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर पढ़ रखा है तो उसके दिमाग में बिल्कुल आएगी ये बात कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया था सबसे मेन, वो कौन सा था। तो यूरोप में मेन संकुल का मतलब है वही एरिया जो होता है, इंडस्ट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो एरिया कौन सा ये पूछ रहे हैं, यूरोप में पूछ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि राइन नदी जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे मेन रास्ता है। तो राइन नदी पे जितने भी एरिया आते हैं वो सारे के सारे मेनली औद्योगिक संकुल है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है वो। अब देखो यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल राइन नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है। राइन नदी के आसपास का जो एरिया है वो है सबसे मेन। यह संकुल स्विट्जरलैंड से लेकर जर्मन संघीय गणराज्य तक विस्तृत है। अब देखो जो रूहर वाला एरिया था वो जर्मनी में था, तो वहाँ से भी सारा मटेरियल जो जाता है वो राइन नदी के जरिए ही जाता है। तो राइन नदी के आसपास जो भी चीज़ है वो बहुत डेवलप है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर कोयला क्षेत्र स्थित है, यहाँ पर क्या मिलता है, कोयला है बहुत बड़े लेवल पे। यहाँ रेल मार्गों, नदियों तथा नहरों के जल मार्गों द्वारा यातायात सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी यहाँ पे। यहाँ श्रम के साथ साथ स्थानीय मांग भी है, यानी यहाँ पे लेबर भी अच्छे से मिल जाती है। श्रम का मतलब है यहाँ पे लेबर मिल जाती है, और स्थानीय मांग का मतलब है यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है, जो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो डिमांड भी है चीज़ की और लेबर भी मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। यहाँ जल विद्युत विकास की सुविधा भी है, यानी यहाँ पे बिजली बन जाती है। तो बिजली बन जाएगी तो इंडस्ट्रीज को बिजली मिल जाएगी। तो सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो यूरोप में सबसे मेन कौन सा हो गया, राइन एरिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राइन एरिया क्या है, तो आप बता दोगे यही बातें कि स्विट्जरलैंड से लेकर आधे से ज़्यादा यूरोप में सप्लाई करने का काम करती है राइन रिवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह उद्योग क्या है? गृह का मतलब घर, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, यानी कि जो घर पे ही इंडस्ट्री लगी हो, यानी कि बहुत छोटे लेवल के उद्योग हो। तो जो हमने कुटीर उद्योग पढ़े थे जिनमें कि हम घर में ही छोटा मोटा प्रोडक्शन कर लेते हैं, वो सारे क्या हैं, वो गृह उद्योग हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो मैंने आपको जो चैप्टर में उद्योगों के प्रकार पढ़ाए थे वही आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे। तो आपको सारे टाइप्स का पता होना चाहिए कि कौन सा उद्योग किस टाइप का है, वही चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं बार बार। तो देखो इसमें लिखा है कुटीर उद्योगों को गृह उद्योग कहते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई यानी प्रोडक्शन की सबसे छोटे लेवल का काम है ये।
परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं तैयार करते हैं। जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं घर परिवार के लोग, जैसे कि अचार बना लिया, पापड़ वगैरह बनाते हैं। ये चीज़ें क्या है, घरेलू उद्योग है। इन वस्तुओं का वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। इतने छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होता है, या तो वो इस चीज़ को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं या आसपास छोटे मोटे बाज़ारों में बेच देते हैं। इनमें कम पूंजी लगी होती है, इनमें पैसा कम लगता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। इन्हें मेनली अपने यूज़ के लिए, हल्के फुल्के व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनका जो व्यापारिक महत्व है वो कम होता है। इस उद्योग में खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ें, जैसे मैंने भी आपको बताया पापड़ बना दिया, अचार बना दिया, ये क्या है, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कपड़ा, जैसे कि ऊन की कोई स्वेटर बुन लिया, खादी का कोई कपड़ा बना दिया, या घर पे ही किसी टाइप के कपड़े सिल दिए, ये चीज़ें कर दी, ये क्या है, तो ये सारे के सारे गृह उद्योग हैं। बर्तन बनाने, जैसे कि कुम्हार मटके बनाता है, वो क्या करता है, आसपास के अपने गाँव में या हल्के फुल्के मार्केट में बेचता है उन चीज़ों को। औजार बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने सड़कों पे देखा होगा, लोहार जो हैं वो क्या बनाते हैं, औजार बनाते हैं, जैसे कि छलनी वगैरह, चिमटे, ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं ना उनसे, तो औजार वगैरह जो बनते हैं वो चीज़ भी क्या है, घरेलू उद्योग में ही आती है। जूते वगैरह बनाते हैं ये लोग, तो क्या है, ये सारी की सारे घरेलू उद्योग हैं। मिट्टी के बर्तन, चमड़े का सामान, आभूषण बनाना, बाँस से शिल्प वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं, यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े से कुछ बनाना, कोई हल्के फुल्के गहने वगैरह बनाना, ठीक है, और बाँस से टोकरी वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। सजावट का सामान भी बनता है। जब हम छोटे लेवल पर अपने घरों में ही कुछ चीज़ें बनाते हैं, या तो खुद ही यूज़ कर लेते हैं या छोटे लेवल पर बेचते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग या गृह उद्योग। एक ही मतलब है तीनों चीज़ों का। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।